पुस्तक जब लिखी जाती है तो पाठक के पास पहुंचने से पहले समीक्षक के पास पहुंचती है, वो उसकी समीक्षा करता है। तो मैं आदरणीय आशा शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि पुस्तक की समीक्षा करें और 2 शब्द कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। प्रकाश पर्व के इस सुंदर दिवस पर समाज में प्रकाश करने वाली इस पुस्तक का विमोचन अत्यंत शुभ है। मैं ज्ञान का प्रकाश देने वाली माँ शारदा को प्रणाम करने के पश्चात मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री महोदय श्री गौतम कुमार दत्त जी को प्रणाम करती हूँ, विद्वान सुरेंद्र जी को प्रणाम करती हूँ, समस्त सुधी जनों को मेरा सादर अभिवादन। और अब मैं सरस्वती पुत्र आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की इस पुस्तक के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले मुझे इसकी पांडुलिपि पढ़ने को मिली। हालांकि मुझसे भी पहले ये पांडुलिपि आदरणीय मीना जी के हाथों से गुजर चुकी है। मीना जी जो कि पुस्तक की हमेशा प्रथम पाठिका रहती हैं और सर का मार्गदर्शन समय समय पर करती रहती हैं। भावेश जो कह न सका पुस्तक अभी विमोचित हुई है, हमारे हाथ में आई है। ऐसे हृदय स्पर्शी और भावपूर्ण सृजन इसमें किया गया है। वैसे तो नेगी जी द्वारा रचित जितनी भी कृतियां हैं उन सभी में संवेदनशीलता के साथ एक करुणा की धारा हमेशा बहती है। और जब भी नेगी जी की किसी साहित्य की बात होती है तो उनके द्वारा किए जाने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जैसे कि पदपाती लेखन परंपरा और जो भी समाज के लिए वो करते हैं बिना जाहिर किए हुए, और जो उनकी पुस्तकें हैं उन सब पे बोलने का मन करता है, लेकिन मुझे बहुत कम समय दिया गया है। मुझे 12:55 का समय शुरुआत का था, लेकिन 1 बजने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा लूँगी, जो उसमें लिखा हुआ है उससे ज़्यादा। ये एक मर्मस्पर्शी, सार्थक और संदेशपरक रचना है, भावेश जो कह न सका। इस बार नेगी जी ने आधुनिक समाज में अति महत्वाकांक्षाओं के नुकीले पंजों से कोमल हृदयों पर बन जाने वाली एक नासूर जैसी विसंगति की मानो शल्य चिकित्सा ही कर डाली है अपनी इस नवीनतम कृति में। ये जो उपन्यास है ये उस किशोर और युवा पीढ़ी को केंद्र में रखकर रचा गया है जो माता पिता की महत्वाकांक्षाओं या सामाजिक परिवेश के दबाव में अपनी कोमल व मासूम संवेदनाएं, यहाँ तक कि कभी कभी तो जीवन तक को खोने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। पुस्तक नामा प्रकाशन से प्रकाशित 5 खंडों में विभाजित 268 पृष्ठों के इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है अमुराई नामक गांव का एक लड़का भावेश, जिसके कोमल हृदय के भावुक सपनों के साथ उसका जीवन भी उसके पिता धनंजय बाबू और माता रुक्मणी देवी की महत्वाकांक्षाओं के हाथों बलि चढ़ जाते हैं और उनके हाथों में शेष रह जाता है सिर्फ एक अनवरत पश्चाताप। करियर के प्रति माता पिता की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हम निरंतर अखबारों में देखते रहते हैं। उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता हुआ भावेश भीतर ही भीतर निरंतर एक भावनात्मक संघर्ष से गुजरता है और अंततः रास्ता चुनता है आत्मघात का। उपन्यास का ये कथानक कोरी कल्पना या फैंटेसी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह एक कटु सच्चाई है जिसका विभत्स रूप आजकल लगभग हर 2-4 दिन में हमारे सामने आता रहता है मीडिया के माध्यम से। अभी 2 दिन पहले तो एक हर व्यक्ति हतप्रभ रह गया था, सन्न रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था कि कोई युवा नहीं, कोई किशोर नहीं, एक 9 साल की बच्ची ने आत्मघात का रास्ता चुना। क्यों चुना?
कैसे चुना वो तो उसकी जो पुष्टि होगी, जो कारण रहे होंगे वो तो सामने आएगा धीरे धीरे। लेकिन इतना तो तय है कि समाज के लिए ये एक लज्जा की बात है, हार की बात है, समाज के मुंह पर एक तमाचा है। आखिर क्यों हमारे बच्चे जो समाज के भविष्य हैं वो खुशी, प्रसन्नता, जीवंतता के स्थान पर दुख, कुंठा या आत्मघात चुने? क्यों ऐसा करें? ऐसी विभत्स हृदय विदारक घटनाओं से संवेदनशील हृदय व्यथित भी होते हैं और हम चिंतित भी होते हैं, लेकिन उनमें बिरले ही होते हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जैसे व्यक्तित्व जिनमें सहानुभूति, संवेदनशीलता और चिंता के साथ है चिंतन भी आपके साथ है, और करुणा है, लेकिन करुणा के साथ है एक गहरी अंतर्दृष्टि और एक गहन भाव गम्यता के साथ आप में शब्द एवं अभिव्यंजना शैली भी है। सबसे बढ़कर आपके साथ है एक सामाजिक दायित्व बोध जो सबसे जरूरी है, जो हर पल उनकी सर्जक प्रतिभा को उद्वेलित करता है कि आखिर इन विडंबनामयी विसंगतियों का समाधान क्या हो। समस्याएं तो हम सभी देख रहे हैं, पर समाधान वही करुणापूर्ण, संवेदना युक्त दायित्व बोध से भरा उद्वेलन इनकी रचनाओं के रूप में साकार हो उठता है। नेगी जी के भीतर का रचनाकार कोरे बौद्धिक विलास के प्रपंच में कभी नहीं फंसता, वरन अपने परिवेश की विषम परिस्थितियों के दर्द की छटपटाहट को अपने अंतःकरण में ऐसे महसूस करता है जैसे कोई प्रसव पीड़ा को महसूस करता है। उस प्रसव पीड़ा के समान वो उस पीड़ा को भोगते हैं और भोग कर उसके सार्थक समाधान को अपनी कृति के माध्यम से जन्म देकर मानो उस पीड़ा से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। और वाकई इन रचनाओं में समस्याओं, विसंगतियों और विडंबनाओं के वास्तविक समाधान निहित होते हैं। ये सत्य मैंने वैसे नेगी जी की हर रचना को पढ़ करके अनुभव किया है। कभी लाचार वृद्धावस्था की समस्या, कभी पलायन की समस्या, कभी लैंगिक विषमता की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, बहुत सारी समस्याएं इनके बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिल चुका है। मगर भावेश जो कह न सका, ये ऐसा उपन्यास है जिसमें माता पिता की अपेक्षाओं व समाज के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावों में पिसकर दर्दनाक परिणति तक पहुंच जाने वाली जिंदगियों की त्रासद अभिव्यक्ति है। और दूसरी समस्याएं भी और रूप में सामने आई है। वृद्धावस्था, जो अकेले रह जाते हैं बच्चों के चले जाने के बाद, और भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमताएं जैसी विसंगतियां भी आप इसमें देखेंगे उपन्यास में, और उनके समाधान के सूत्र भी इसी में आप देखेंगे। निजी विद्यालयों में डमी छात्रों के लुटते अभिभावक और कोचिंग संस्थानों की जो स्थिति है वो भी देखेंगे आप इसमें। शिक्षा के व्यवसायीकरण, शिक्षकों का यांत्रिक और संवेदनहीन होते चले जाना, यहाँ तक कि टूटी फूटी सड़कों पर चलने वाली चंद बसों में लटकी हुई जो सवारियां हैं, मुसाफिर हैं, उनकी भीड़ से घबरा करके जब प्राइवेट जीपों में और प्राइवेट साधनों में लोग जाते हैं और फिर ड्राइवर की बदतमीजी और तानाशाही से खींचते हैं, कराते हैं, उस खींचती कराती जनता की समस्या भी आपको दिखी। और वोट लेकर के जनता की मूल समस्याओं को भूल जाने वाले राजनेताओं तक का कटु यथार्थवादी चित्रण लेखक ने इतनी स्वाभाविक सरलता के साथ, इतनी सहजता के साथ किया है, ऐसा लगता है मानो खुद उन्होंने ऐसी यंत्रणाओं को भोगा हो। कोई भी तो समस्या उनकी अंतर्दृष्टि से ओझल नहीं हो पाती है, मानो हर दर्द को, जनता के दर्द को पहले अपने ही अंदर वो जी लेते हों, ऐसा लगता है। बहुत सारा, थोड़ा मैं कम भी करती जाऊंगी। भौतिक लालसाओं, महत्वाकांक्षाओं और मजबूरियों के चलते गांवों कस्बों से युवाओं का पलायन, दीनहीन परित्यक्त वृद्धावस्था जो दारुण अभिशाप बन जाती है, ये तमाम प्रश्न जहां तहां पाठक की चेतना पर प्रहार करते हुए उसको झकझोरते हैं, सोचने पर विवश करते हैं। उपन्यास का प्रारंभ होता है अमुराई नामक गांव के नैसर्गिक सौंदर्य से, प्राकृतिक चित्रण से, प्रदूषण मुक्त प्रकृति चित्रण से, जिसके सरल, सहज, मिलनसार निवासियों की अति महत्वाकांक्षा सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित है,
और वह है कि अमुराई गांव का हर अभिभावक ये चाहता है कि उसकी संतान केवल डॉक्टर या इंजीनियर बने। यहाँ तक कि इस गांव का परिचय ही इसी नाम से दिया जाने लगा है, डॉक्टर इंजीनियर्स का गांव, ऐसा कहा जाता है। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की यह महत्वाकांक्षा जुनून की एक लहर की तरह अमुराई गांव में व्याप्त हो जाती है और उस लहर में बह जाते हैं भावेश के पिता धनंजय बाबू। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते वे भावेश के सहज गुणों, अभिरुचियों और सपनों की अनदेखी करके उसके करियर के प्रति कठोर बन जाते हैं। और रुक्मणी देवी, जिन्होंने पुरुष सत्तात्मक ससुर गृह में लैंगिक असमानता के दंश झेले हैं, वे भी पति के हाँ में हाँ मिलाने को ही अपना कर्तव्य मान लेती हैं और वे संतान के हृदय को समझ पाने में असमर्थ हो जाती हैं। माता पिता की महत्वाकांक्षा के कारण खेलकूद, चुहल, मस्ती, बाल सुलभ शैतानियों, नाते रिश्तों के रस से वंचित होता हुआ बाल मन किस प्रकार से समाज में एक निरीह वेदना और कुंठा से ग्रस्त हो जाता है, ये हमें भावेश के चरित्र से बेहद मार्मिकता के साथ हमारे सामने अभिव्यंजित होगा। पुत्र को इंजीनियर बनाने की चाहत में बोराया हुआ धनंजय बाबू का मन, उनकी एक बेटी भी होती है अंजलि, उसके भविष्य के व्यापक स्वप्न तक नहीं बुन पाता है, क्योंकि जैसा कि हम इस समाज में ज्यादातर देखते हैं, उनकी नजर में तो वह एक बेटी है जिसे साधारण शिक्षा दिलवा करके पराये घर भेजना है। यही वह लिंग भेद की विष बेल है जो समाज में एक औदात्यपूर्ण सुखद समानता की फसल नहीं लहलहाने देती और कुंठाओं, विडंबनाओं, असमानताओं, वैषम्य और वैमनस्य के बीज बो देती है। भावेश के संवेदनशील मन के साहित्यिक रुझानों को उसके एक स्कूली अध्यापक हैं मास्टर किशन सिंह, वे समझते थे। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर धनंजय बाबू को आगाह भी किया, सुझाव भी दिया कि वे उसको विषय चुनने की स्वतंत्रता दें। वह भावेश दूसरे बच्चों से अलग है, ये बात मास्टर जी समझते हैं, लेकिन धनंजय बाबू के महत्वाकांक्षी मन को तो मास्टर किशन सिंह जी के सुझाव अपने सपनों का एक रोड़ा लगने लगे। उन्होंने उनसे एक प्रकार की दूरी बना ली और 12वीं के बाद भावेश को कोचिंग के लिए कोटा के नामचीन कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा दिया, जैसा कि आजकल रिवाज है। कोचिंग संस्थानों की व्यावसायिक रणनीतियों, दांव पेचों, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, दबावों और विसंगतियों को लेखक ने खोल करके रखा है। दबाव और तनाव से घिरे युवा फौरी तौर पर उससे राहत पाने के लिए किस तरह से नशे के, भोग विलास के और अनैतिक कार्यों के चक्र में फंस जाते हैं, ये भी आपने इसमें बखूबी दर्शा दिया है। लेकिन भावेश वैसा भी तो नहीं है। वह असफलता और तनाव से उपजे दर्द का मरहम भी गलत रास्तों पर चल करके नहीं ढूंढता। अपनी मिट्टी के प्रेम से जुड़ा उसका संवेदनशील हृदय कोचिंग करने के बावजूद तीसरी बार भी असफल हो जाता है, क्योंकि वह होशियार तो है लेकिन साहित्य में है, दूसरे विषयों में। फिर वह सोचता है कि अपने महत्वाकांक्षी जन्मदाताओं की निराश दृष्टि से सामना कैसे करेगा। उसके लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाता और आखिर उसके विचलित, परेशान, तनावग्रस्त मन को आत्मघात ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। उसकी मृत्यु के उपरांत जब धनंजय बाबू को उसके पत्र और उसकी डायरी प्राप्त होते हैं, तब वे सब कुछ जान पाते हैं जो भावेश उन्हें जीते जी कह न सका था। यही इस पुस्तक के शीर्षक की सार्थकता भी है कि भावेश कह नहीं सका, ये अनकही व्यथा। मैंने जब पुस्तक को पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये उपन्यास केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक उपचारात्मक, निदानात्मक थेरेपी इसे कहना चाहिए। या मैं कहना चाहूंगी कि ये पुस्तक एक प्रकार की आचार संहिता है। मेरी दृष्टि में हर अभिभावक को इस पुस्तक को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए और पढ़ करके अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि ये कृति है ही ऐसी, ये स्वतः ही पाठक को अपना मूल्यांकन करने पर विवश करती है। जब मुझे ये पुस्तक की पांडुलिपि मिली और मैंने इसे पढ़ा तो हर अंक में मैं स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए विवश होती चली गई।
ये सोचने के लिए कि कहीं जाने अनजाने हमने तो अपने बच्चों के बचपन का गला नहीं घोट दिया, कहीं हमने तो उनसे उनका कोई सपना नहीं छीन लिया, ये सोचने पर विवश करती है ये पुस्तक। और यही सामर्थ्य इस पुस्तक की, इस उपन्यास की सार्थकता बन गई है। नेगी जी की कृतियों के भाव और शब्द उनके हृदय से निसृत होते हैं, इसलिए उनमें एक सहज प्रवाह पूर्णता होती है। जल्दी खत्म करूंगी, मैं बहुत कुछ हटाती जा रही हूँ। और नेगी जी के प्रवाह को कहीं भी शब्दाडंबर बाधित नहीं करते। एक सहजता, एक सरलता, एक सादगी उनको पाठक से ज्यादा जोड़ती है, संप्रेषणीयता को ज्यादा बढ़ाती है। लेखक की अनुभवी संवेदनशील जीवन दृष्टि से उपजे सार्थक कथन उपन्यास में जगह जगह सूक्ति वाक्यों के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा सा शिल्प के बारे में जरा सा बोलूंगी कि डायरी शैली, पत्र शैली और फ्लैशबैक के माध्यम से इन सारी शिल्प की जो उपकरण है उनका प्रयोग स्वतः हो गया है इसमें, और उपन्यास का कथानक एक विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। भावेश द्वारा लिखी डायरी और पत्र के इर्द गिर्द ये पूरा उपन्यास घूमता है, और अभिभावकों को वो डायरी और पत्र जो उसने लिखे हैं भावेश ने, ये आगाह करने में सक्षम है कि महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे और अपनत्व, ममत्व और स्नेहिल स्पर्श की अनवरत प्रतीक्षा करते हुए कई बार एक प्रतिभाशाली बच्चे का भी दुखद और करुण ह्रास हो जाता है। उपन्यास में आद्योपांत लेखक की सामाजिक प्रतिबद्धता, आदर्शोन्मुखी अंतर्दृष्टि एक करुणा की धारा बनकर बहते हुए बार बार पाठक की चेतना को स्पर्श करती है, और पाठक में इस कदर करुणा जगाती है और छलकाती है कि मैं इसके उपन्यास के शब्दों की जो बात है उसको केवल 2 पंक्तियों में ये कहना चाहूंगी, व्यक्त करना चाहूंगी कि इन शब्दों को, इन हर्फों को कोरे हर्फ न समझो इनको, इनके भीतर झांको तुम, जख्म किसी के दिल के हैं ये, दर्द जो इनका आंको तुम। भाव और शब्द विन्यास दोनों स्तरों पर दर्द और करुणा को संप्रेषित करने में सक्षम इस कृति के दुखांत की चरम व्यथा को राहत देने के लिए, हालांकि अंत में स्वप्न दृष्टा लेखकी अभिव्यक्ति ने अमुराई गांव में भावेश के बाल मित्र मोहित के प्रयासों को फलीभूत होते हुए दिखाया है कि गांव में वापस लौटने लगे हैं युवा लोग और उनको संभाल लिया है, वृद्धों को अपनी मिट्टी के जड़ों से जुड़ गए हैं। हम उनकी सरसता को, सहृदयता को, संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों को सींच करके पल्लवित कर पाए, ये संदेश है इस उपन्यास में, और ये संदेश ही इस कृति का मूल स्वर है। दरअसल अमुराई गांव प्रतीक है, प्रतीक उस तथाकथित आधुनिक समाज का जो आडंबर, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और अपनी आकांक्षाओं और अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम अपने संतान को बनाते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन पर थोप देते हैं, उन्हें करियर बनाने की रेस में झोंक देते हैं और बिना उनके सपनों को, मनोभावों को, सामर्थ्य को और सीमाओं को जानने का प्रयास किए बिना। एक और बात, क्योंकि शिक्षक हूं इसलिए थोड़ी सी अपने बारे में ये कहूंगी कि उपन्यास में मास्टर किशन सिंह, नीरा मैम जैसे शिक्षक चरित्र भी आएंगे। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखिए उसमें बस खत्म कर लो। अध्यापकों के बारे में भी इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा के साथ बच्चों के सहज मानवीय नैतिक मूल्यों, संवेदनाओं और सहज प्रतिभा को विकसित करना शिक्षण का अनिवार्य अंग माने, ऐसे शिक्षकों की आज आवश्यकता है। और उन पात्रों के माध्यम से लेखक ने दरअसल शिक्षकों की ओर एक आशा भरी दृष्टि से देखा है, क्योंकि ये सच भी है कि आज भी चाहे कोई सा भी जमाना आ जाए, शिक्षक ही बच्चों में मानवीय मूल्य बनाए और बचाए रखने का बीड़ा उठाने की सामर्थ्य रखते हैं, बशर्ते शिक्षा व्यवस्था उनकी सामर्थ्य और उनकी स्वतंत्रता को बाधित ना करे, बल्कि उसमें सहयोगी बने। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की भाषा सादगीपूर्ण और गरिमापूर्ण है, और जो भाषा के बारे में मैंने बहुत सारे उनके उदाहरण लिखे थे प्रकट चित्रण के, वो कुछ भी नहीं बता रही हूँ मैं। पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ अभी मिली है मुझे, पुस्तक मेरे हाथ में, पहले पांडुलिपि मिली थी, लेकिन इसका जो आवरण पृष्ठ है इसमें खिड़की के सींचों से झांकता हुआ एक किशोर की छाया दिखाई दे रही है, और ये एक दबाव, तनाव झेलते हुए द्वंद्वग्रस्त मासूम हृदय के दर्द की निःशब्द लेकिन साकार अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आवरण पृष्ठ पुस्तक का कथानक के मूल स्वर को अभिव्यंजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब जैसा कि अभी कहा गया था कि कुछ कमियां भी बतानी चाहिए, वैसे तो कोई मुझे कमी दिखी नहीं इसमें पुस्तक पांडुलिपि में, लेकिन लंबे थोड़े स्वगत कथन हैं, वो अपेक्षाकृत संक्षिप्तता होती तो कसावट बढ़ती,
लेकिन कदाचित अभिभावकों की व्याकुल मनस्थिति को प्रकट करने के लिए ये लेखकीय अभिव्यक्तिगत बाध्यता रही होगी। दर्द की अनवरत अभिव्यक्ति के बाद अंत में हंसता मुस्कुराता अनुराई दर्शाना भी लेखक की आदर्शोन्मुखी परिकल्पना की ही परिणति है, लेकिन कृति को सुखांतता का स्पर्श देने की दृष्टि से वह कहीं अस्वाभाविक भी नहीं लगता है। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी का यह सार्थक स्तुत्य सृजन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समसामयिक ही नहीं है बल्कि आज की महती जरूरत है, जिसे समाज के हर एक अभिभावक द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे सृजन कर्म के लिए मैं नेगी जी को हृदय से अनेक शह धन्यवाद देती हूँ और समाज की ओर से आपको अग्रिम धन्यवाद भी देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये समाज के लिए एक बहुत ही लाभदायक उपहार सिद्ध होने के लिए जा रहा है। मैं उनका कोटिशय अभिनंदन करते हुए अपने बात को विराम देती हूँ और सूरज सिंह नेगी जी का संदेश अपनी पंक्तियों के द्वारा, 2 पंक्तियों के द्वारा अंत में बयान करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि जन्मदाताओं को संतानों का दिल भी पढ़ना होगा। जन्मदाताओं को संतानों का दिल भी पढ़ना होगा, सिर्फ तन का ही नहीं मन का भी आलय गढ़ना होगा। दौड़ अंधी लालसाओं की सदा संसार में, पर लक्ष्य जीवन का सदा आनंद है संसार में। मनु के वंशज को सर्वदा आनंद पथ पर बढ़ना होगा, सिर्फ तन का ही नहीं मन का भी आलय गढ़ना होगा। जन्मदाताओं को संतानों का दिल भी पढ़ना होगा। बहुत खूबसूरत आपने बहुत प्रस्तुत बहुत किया। आभार आपका, धन्यवाद।